अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक नंबर 4.2 स्टडी करना है, जो कि है मोमेंट ऑफ फोर्स। आपकी बुक में टॉपिक जो है वो मोमेंट ऑफ फोर्स के नाम से है। मैंने साथ में स्लैश डाल के लिखा है टार्क। तो बाज बुक्स में मोमेंट ऑफ फोर्स लिखा होता है और बाज बुक्स में इसके लिए हम टॉर्क का नाम देखते हैं, लिखा हुआ देखते हैं। थोड़ा सा मैं आपको प्रीवियसली रिकॉल करवाऊं तो चूंकि हम अभी जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था 4.1 उसमें हमने ये देखा था कि हमारा जो डायनामिक्स 2 यानी कि चैप्टर नंबर 4 है, इसमें हमने फोर्स के इफेक्ट या इफेक्ट्स को स्टडी करना है कि किसी भी बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स के अप्लाई करने से किस किस्म का इफेक्ट प्रोड्यूस होता है वो हमने स्टडी करना है। और मैंने आपको बताया था कि फोर्स के डिफरेंट इफेक्ट्स से कुछ नई फिजिकल क्वांटिटीज बनती हैं या कुछ नए प्रोसेसेस बनते हैं, तो हमने उनको स्टडी करना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक नंबर 4.2 है, इसमें टॉर्क एक नई फिजिकल क्वांटिटी है और जब भी हम किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो सम टाइम फोर्स अप्लाई करने की वजह से बॉडी रोटेट करना शुरू कर देती है। तो वो जो फोर्स का ऐसा इफेक्ट है जिसमें फोर्स की एप्लीकेशन किसी भी बॉडी को रोटेट करने पे मजबूर कर देती है, उसको हम टॉर्क कहते हैं। मैं अपनी बात को फिर से रिपीट करती हूँ कि लेट्स सपोज ये मार्कर है, ठीक है, और अगर आप इस मार्कर को ना यहाँ से फिक्स अपने हैंड में होल्ड कर लेते हैं और इस पॉइंट से अगर आप इस पर फोर्स अप्लाई करना शुरू करते हैं, देखिए यहाँ से आप इस पर फोर्स अप्लाई करना शुरू करते हैं, देखिए जैसे ही आपने फोर्स अप्लाई करना शुरू की तो मार्कर ने रोटेट करना शुरू कर दिया। तो ये फोर्स का एक इफेक्ट हुआ ना कि फोर्स के अप्लाई करने की वजह से बॉडी ने रोटेट करना शुरू कर दिया। इस किस्म का जो फोर्स का इफेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स, या हम इसे टॉर्क का नाम देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। ये होता क्या है? टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड in the body due to the application of force, ठीक है। इसको जो है वो हम टॉर्क का नाम देते हैं या मोमेंट ऑफ फोर्स का नाम देते हैं, ठीक है। चूंकि मैं आपको बता रही हूँ टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स का इंट्रोडक्शन, तो मैंने आपको कहा था कि जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के इंट्रोडक्शन पर बात करते हैं तो हमें उसके बारे में 5-6 बातें पता होनी चाहिए। सो मैं वो चीजें आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी। नंबर 2 जो है वो, अगर हम सिंबल को देखें तो टॉर्क का सिंबल ये होता है और इसको हम टाउ के नाम से बुक्स में लिखा हुआ देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसके फार्मूला पर बात करें तो स्टूडेंट्स टॉर्क का फार्मूला होता है F मल्टीप्लाइड बाई D, ठीक है। यहाँ पे F जो है ये फोर्स है और ये जो D है इसको हम कहते हैं मोमेंट आर्म, ठीक है। और ये मोमेंट आर्म होता क्या है, मैं यहाँ पर आपको लिख देती हूँ। इट इज द डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन of action of force and axis of rotation। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको हम मोमेंट आर्म का नाम देते हैं। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी कि क्या होता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है? वो पॉइंट जिसके गिर्द आपकी बॉडी रोटेट कर रही होती है, मूव कर रही होती है स्टूडेंट्स, उसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि मार्कर है, यहाँ से मैंने इसको फिक्स हैंड में पकड़ा हुआ, यहाँ से जब मैं इस पर फोर्स अप्लाई करती हूँ तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से मार्कर अपने इस फिक्स एंड की तरफ रोटेट कर रहा है, ये फिक्स एंड की तरफ रोटेट कर रहा है। इसका मतलब है ये जो है ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो जाएगा। यहाँ से ऊपर नीचे आप जो लाइन ड्रॉ करेंगे दैट इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ पे मैं यहाँ से ऊपर नीचे हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पर ऊपर नीचे हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे दैट इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और ये जो दरमियान का फासला होगा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान में, इसको हम मोमेंट आर्म कहते हैं, ठीक है। अभी हम ये कंप्लीट कर लें, फिर मैं यहाँ पे आपको इसकी डेफिनेशन भी लिख कर देती हूँ। फॉर्मूला के बाद जो है वो हमें इसका यूनिट पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो यूनिट क्या होता है? फोर्स का होता है न्यूटन और मोमेंट आर्म डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का होता है मीटर, तो न्यूटन मीटर इसका यूनिट है, ठीक है। स्केलर वेक्टर में हम बात करें तो ये जो टॉर्क है, ये मोमेंट ऑफ फोर्स है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और बेस डिराइव में बात करें तो हमारे पास ये जो है वो एक डिराइव क्वांटिटी है,
ठीक हो गया, यहाँ पर जो है उसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। फिर मैंने अभी आपको बताया कि हमें लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बारे में तो देखा, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या चीज होती है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो लाइन होती है। प्रॉपर डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो हम कहते हैं इट इज द लाइन, या आप कह सकते हैं पॉइंट अराउंड विच अ बॉडी रोटेट। ये एक ऐसी लाइन या एक ऐसा पॉइंट है जिसके गिर्द बॉडी रोटेट करती है, उसको हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। ठीक है, फिर वो आपको डिफरेंट एग्जांपल्स बता रहा है कि हमारे पास टॉर्क किस कंडीशन में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल रोटेशन ऑफ डोर, अगर हम अपने घरों में लगे हुए डोर्स को देखें तो आपने देखा होता है कि डोर जो है वो दरवाजा एक साइड से दीवार के साथ फिक्स अटैच होता है और दूसरी साइड से आप उसको ओपन या क्लोज करने के लिए फोर्स अप्लाई करते हैं, पुश या पुल करते हैं। ठीक है, तो इस केस में जो फोर्स है वो डोर के अंदर रोटेशन प्रोड्यूस करवा रही होती है, तो ये जो है ये हमारे पास रोटेशन ऑफ डोर टॉर्क की एग्जांपल आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं स्पैनर फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग अ नट, कि किसी भी नट को ओपन या क्लोज करने के लिए हम जो लॉन्ग आर्म स्पैनर का इस्तेमाल करते हैं वो भी हमारे पास टॉर्क की एक एग्जांपल आ जाती है। ठीक है, क्योंकि वो जो स्पैनर है वो इस तरह से मिलकर बना होता है ना, ये इस तरह से, ये इसके साथ एक लॉन्ग नीडल होती है और जिस नट को आपने ओपन या क्लोज करना होता है इसके इन दो जॉस के अंदर आप उसको फिक्स करते हैं और फिक्स करके आप उसको यूं मूव करवाते हैं, मतलब इस तरह से मूव करवाते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ओपन या क्लोज करने के लिए। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास इसकी एग्जांपल आ जाती है। फिर वो आपको बता रहा है कि आपको इसके फैक्टर्स पता होना चाहिए, और मैंने आप लोगों को पहले भी शायद कहीं बताया होगा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, कि उसके फॉर्मूला में जो जो क्वांटिटीज इन्वॉल्व हो रही होती हैं वो उसके फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हम टॉर्क में देखें स्टूडेंट्स, तो टॉर्क का जो पहला फैक्टर है वो फोर्स है और टॉर्क का जो दूसरा फैक्टर है वो है मोमेंट आर्म। ठीक है, और फोर्स के साथ टॉर्क का डायरेक्ट रिलेशनशिप है और मोमेंट आर्म के साथ भी टॉर्क का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब आप सोचेंगे कि हमें कैसे पता चलता है, तो देखें ये मैंने बताया ना कि टॉर्क का फॉर्मूला होता है, इसमें देखें फोर्स भी न्यूमिनेटर में लिखा हुआ है और मोमेंट आर्म भी न्यूमिनेटर में लिखा हुआ है, तो वो तमाम क्वांटिटीज जो न्यूमिनेटर में होती हैं वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में होती हैं और जो क्वांटिटी डिनोमिनेटर में होती है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर डिनोमिनेटर में कोई भी क्वांटिटी आ रही होती तो फिर हम कहते हैं कि उसका इनवर्स रिलेशनशिप बनता है। अब मैं ये बात आपको कैसे एक्सप्लेन करूं कि हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला अगर आपको याद है, नहीं भी याद तो मैं बता रही हूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, आप याद रख लें कि सेंट्रीपिटल फोर्स की एक टाइप है और इसका फॉर्मूला mv²/r होता है। ठीक है, अब इसमें देखें कि कोई आपसे पूछे कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, तो आप क्या बताएंगे कि नंबर 1 मैस इन्वॉल्व हो रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का पहला फैक्टर हो गया मैस। आप कहेंगे नंबर 2 वेलोसिटी इन्वॉल्व हो रही है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का दूसरा फैक्टर हो गया वेलोसिटी। और आप कहेंगे नंबर 3 रेडियस इन्वॉल्व हो रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का तीसरा फैक्टर हो गया रेडियस। नेक्स्ट सवाल ये आता है कि कौन सा डायरेक्ट रिलेशनशिप है, कौन सा इनवर्स रिलेशनशिप है। तो देखिए यहाँ पर मैस और वेलोसिटी दोनों न्यूमिनेटर में मौजूद है, इसका मतलब है इन दोनों का फोर्स के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया, और यहाँ पर ये जो रेडियस है ये डिनोमिनेटर में मौजूद है, इसका मतलब है इस रेडियस का फोर्स के साथ इनवर्स रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, उसी रूल को फॉलो करते हुए मैंने बताया कि टॉर्क के फॉर्मूले में ये दोनों न्यूमिनेटर में मौजूद थे, तो फोर्स और मोमेंट आर्म दोनों का टॉर्क के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। फोर्स बढ़ाएंगे तो टॉर्क बढ़ेगा, फोर्स कम होगी तो टॉर्क कम होगा। इस तरह से मोमेंट आर्म बढ़ेगा तो टॉर्क बढ़ेगा, मोमेंट आर्म कम होगा तो टॉर्क भी कम होता चला जाएगा। ठीक है, फिर वो आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपकी बुक में लिखकर बता रहा है वो ये बता रहा है कि फोर्स जो है ना वो बॉडी के मोशन को चेंज करती है। ठीक है, जो फोर्स है, फोर्स कैन चेंज द मोशन while torque can change the rotational ability।
कि फोर्स जो है वो किसी भी बॉडी के मोशन को चेंज करती है और टॉर्क जो है वो बॉडी के अंदर रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करवाता है या उसकी रोटेशन को चेंज करवा देता है। ठीक है, तो हम यूं कह सकते हैं कि बुक में आपकी में इस तरह से लिखा हुआ है कि बिल्कुल इस तरह से फोर्स जो रोल ट्रांसलेशनल मोशन में प्ले करती है, टॉर्क वही रोल रोटेशनल मोशन में प्ले करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रांसलेशनल मोशन होता है स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करवा रही है ना, मूव कर रही है ना, तो उस बॉडी के मोशन को रोकने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ती है। ठीक है, और रोटेशन, इसे हम स्ट्रेट लाइन मोशन को हम लीनियर या ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। मतलब बाज बुक्स में लीनियर या बाज बुक में ट्रांसलेटरी मोशन लिखा होता है। और इसी तरह से रोटेशन ये होता है कि किसी भी फिक्स एंड के गिर्द बॉडी का मूव करना। तो अगर कोई बॉडी फिक्स एंड के गिर्द मूव कर रही है और आप उस पर टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि फोर्स इस तरह से अप्लाई कर रहे हैं कि बॉडी के अंदर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है, तो फिर वो आपको बता रहा है कि जो काम लीनियर मोशन में फोर्स का होता है या फोर्स की वजह से जो चीज प्रोड्यूस होती है, वही काम ट्रांसलेशनल मोशन में टॉर्क का होता है, या टॉर्क वही चीज प्रोड्यूस करके आपको बताता है। आप टॉर्क कहें या आप मोमेंट ऑफ फोर्स कहें, बात एक ही जैसी है। मैं बार बार टॉर्क बोल रही हूँ बिकॉज जो हमारी प्रीवियस बुक थी 9th क्लास की, उसमें टॉर्क का नाम लिखा हुआ था, तो मतलब मेरे माइंड में वही चीज बार बार है, बट दोनों का एक ही मतलब होता है। ठीक है, सो आज के टॉपिक में हमने टॉर्क का इंट्रोडक्शन पढ़ा, हमने देखा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, हमने देखा कि इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, फिर हमने फैक्टर्स पर बात की, और फिर हमने एक छोटा सा पॉइंट आपकी बुक में मेंशन किया हुआ, ये हमने अपने माइंड में रखना है। अगर आप अपनी बुक को देखेंगे, और एक लास्ट बात जो आपको बतानी भूल गई कि टॉर्क की जो टाइप्स हैं वो दो तरह की होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, हमेशा आपने याद रखना है कि बाय कन्वेंशन, बाय रूल, बाय लॉज ऑफ फिजिक्स, क्लॉकवाइज चार्ज को हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज चार्ज को हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं। जब भी हम न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व कर रहे होते हैं तो बात जगह पे हमें ये यूज करना पड़ता है। हमें कहाँ पर टॉर्क की डायरेक्शन को यूज करना पड़ता है, हमारा जो इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक है ना, इस चैप्टर में आगे चलकर हम बात करेंगे, तो वहां पर हमें डायरेक्शन को देखना पड़ता है। इक्विलिब्रियम की कंडीशंस में हम देखते हैं तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यही होती है कि बॉडी पर लगने वाला जो सम ऑफ टॉर्क है वो जीरो हो गए। जब आप उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं तो फिर हमें टॉर्क के साथ साइन मेंशन करना पड़ता है कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। जब हमें टाइप मेंशन करनी होती है तो फिर टाइप के साथ साथ हमें साइन भी मेंशन करना होता है। तो इसलिए आप याद रखेंगे कि जहां जहां पर क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा होगा, न्यूमेरिकली सॉल्व करते हुए हम उसको नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, और जहां जहां पर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा होगा तो न्यूमेरिकल्स में हम उसके साथ पॉजिटिव साइन लगाएंगे। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट आपकी बुक में पेज नंबर 88 है, यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्स कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस रोटेशन इन एन ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल इन ओपनिंग अ डोर और टाइटनिंग अ नट विद स्पैनर और रेंच। फिर वो आपको एग्जांपल बता रहा है कि टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस इन द बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट ड्यू टू अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क। मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर है। नेक्स्ट वही बात इस पेज पे लिखी हुई है, आप इसको मार्क कर लेंगे कि जस्ट लाइक फोर्स कॉज चेंज इन मोशन, मोमेंट ऑफ फोर्स कॉज चेंज इन रोटेशन। दिस मीन्स दैट moment of force play the same role in rotational motion as the force in translational motion। तो मैंने ये बात आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की है। फिर लिख रहा है it implies that an object at rest tend to remain at rest or an object in rotation tends to spin with a constant angular velocity unless or until it is acted upon by a non-zero net external moment of force। Similarly, the moment of force tend to produce acceleration in a rotational motion। तो ये बात बिल्कुल ऐसे ही है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था वो यही था ना कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पर रहती है, अगर कोई बॉडी मोशन की स्टेट में है तो वो मोशन की स्टेट में रहती है, अनटिल और अनलेस आप उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करते। ठीक है, तो उसी बात को वो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट में रहती है, लेकिन अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में मूव कर रही है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी तो वो तब तक मूव करती रहती है जब तक उस पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो जाए। ठीक है, जब उस पर लगने वाला टॉर्क नॉन जीरो हो, यानी कि कोई भी टॉर्क आप अप्लाई, नॉन जीरो का मतलब ये होता है 2, 3, 4, 5 कोई भी वैल्यू, तो जब भी आप उस पर कोई ना कोई टॉर्क अप्लाई करते हैं तो फिर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव नहीं करती, बल्कि उसका जो रोटेशनल मोशन है वो चेंज हो जाता है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यही बात उसने आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ से रिप्रेजेंट करके बताई है। और जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ के बाद न्यूटन सेकंड लॉ में ये पढ़ा था कि जब भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है,
तो इस तरह से वो यहाँ पर कह रहा है कि जब भी बॉडी के अंदर टॉर्क बनता है तो टॉर्क की वजह से या टर्निंग इफेक्ट की वजह से इसके अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे चलेंगे, अभी तो हमारा फिजिक्स की बेसिक्स है ना, हम आगे चलेंगे तो क्लास फर्स्ट ईयर में हम टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा इक्वेशन पढ़ते हैं, मतलब वहां पर हम डिटेल में बात करते हैं कि एफ इज इक्वल टू एम ए और टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ये दोनों इक्वेशंस एक दूसरे के साथ सिमिलरिटी शो करती हैं। नेक्स्ट वो आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन को की डेफिनेशन और एक्सप्लेन करके बता रहा है। उसके बाद उसने आपको फार्मूला बताया है। फार्मूले से नेक्स्ट पैराग्राफ में उसने आपको बताया कि जो डी है ये मोमेंट ऑफ आर्म इसे हम कहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आप एग्जांपल्स की हेडिंग दे सकते हैं, आपको टॉर्क की डिफरेंट एग्जांपल्स बताई हैं उसने। देन हमारा जो नेक्स्ट पेज है उसमें हमें वो डायग्राम में एक्सप्लेन कर रहा है कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान में जो पॉइंट होता है उसको मोमेंट आर्म कहते हैं। और बी पार्ट में वो बता रहा है कि डोर का एक एंड फिक्स होता है यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन, दूसरे एंड पे आप फोर्स अप्लाई करते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इन दोनों के दरमियान में जो फासला है उसको डी यानी कि मोमेंट आर्म कहा जाता है। फिर वो आपको बता रहा है कि जी इससे नीचे जो पैराग्राफ है ना फिगर नंबर 4.3 से नीचे, इसमें वो आपको फैक्टर बता रहा है कि टॉर्क के दो फैक्टर्स होते हैं, फोर्स और मोमेंट आर्म, और दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में होते हैं। दोनों बढ़ाएंगे तो या कोई एक बढ़ाएंगे तो टॉर्क बढ़ जाता है। और लास्ट पेज नंबर 90 पे वो आपको टाइप्स बता रहा है कि जो टॉर्क है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होता है। और स्टूडेंट्स पेज नंबर 91 पे उसने आपको बताया कि जो कन्वेंशन है या जो रूल्स हैं फिजिक्स के उनके अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज टॉर्क को हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो उसको हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं। इसको न्यूमेरिकल्स में हम इक्विलिब्रियम वाले टॉपिक में यूज भी करेंगे जब हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये जो आपका टॉपिक है ये लॉन्ग क्वेश्चन में आने वाला भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आ जाए तो आपने इन हेडिंग्स की फॉर्म में इसको पेपर में लिख लेना है। मजीद आप इसको बुक से रीड कर लीजिएगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।